हाँ तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से जुनून झोंक दिए होंगे। मेरे प्यारे, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी ढूंढ करके लाए हैं, है ना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने की मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आप लोग को थंबनेल को देख करके ये समझ में आ गया होगा कि सर आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो सर आपके लिए बायोलॉजी का 50 ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी का कितना ऑब्जेक्टिव? तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे 50 ऑब्जेक्टिव, मजा आएगा सर। साथ साथ अगर बोलेंगे तो ही मजा चढ़ेगी, ऐसे मजा चखने वाले नहीं है ना। तो मजा चखिए आप और पीछे से बोलिए। तो बायोलॉजी के 50 मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आने वाले हैं इस सीरीज में, और जो आपको पूरी तरह से शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है। मजा बहुत ही ज्यादा आने वाली है। आज की क्लास को अगर पूरा आप देख लेते हैं तो जिनसे आपका लगभग 5 से 7 ऑब्जेक्टिव सर एक क्लास से आपको फिक्स हो सकता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से, सिर्फ और सिर्फ किससे? तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से। बायोलॉजी से आपके साइंस में, 20 से 25 प्रश्न, जिसको आप देख करके ही हैरान रहेंगे कि जिसमें हम सिलेक्ट किए हैं 20 से 25 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में पूछा गया है। 20 से 25 कितना? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, नंबर ये याद रखिएगा डाटा। 20 से 25 ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ किससे उठ करके आया है? तो बायोलॉजी से। मेरे भाई, अगर आपको ये बताना चाहें तो आप अगर ऑब्जेक्टिव के लिए विशेष रूप से तैयारी नहीं करके रखे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। खास करके अभी का जो टाइम चल रहा है, पार्टिकुलर ये चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव पे जिसको पकड़ हो गया तो भैया उनका सारा चीज हाथ में है ना। रिजल्ट उनके हाथ में है, क्योंकि सर आपको पता है 50% आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही रहने वाली है। और उस ऑब्जेक्टिव में अगर सबसे ज्यादा महत्व है कोई सब्जेक्ट का तो वो है आपका बायोलॉजी। तो दोस्तों आपको लोग के लिए बायोलॉजी इसीलिए हम लेके आए हैं। बायोलॉजी में 20 से 25 प्रश्न प्रत्येक ईयरली पूछा जाता है। और अगर हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो 15 से 20 ऐसे करके फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आता है आपका प्रश्न। तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो उठता है वो बायोलॉजी से। और बायोलॉजी में कोई डिक्टेशन भी नहीं है। जैसे आपको शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जवाब देना पड़ता है। जैसे आपको ऐसे जवाब देना पड़ता है कि आधा प्रश्न बनाना पड़ता है, 15 प्रश्न रहेगा तो उसका आधा बनाना पड़ता है, इस प्रकार से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव जिस भी विषय का आपको ज्यादा बन रहा है उनको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि फिजिक्स का आपको लिमिट है कि 20 ही बनाए, 15 ही बनाए। आपको जिस भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ज्यादा बन रहा है उनको आप हिट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन को राइट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हम लोग की ये योजना है, जिनमें हम सर आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव का निचोड़, मतलब बायोलॉजी का निचोड़, दैट मींस 50 ऑब्जेक्टिव लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले इतनी सी सर की थोड़ी सी मेहनत के लिए आप सर क्या करें, सबसे पहले फटाफट से 1 मिनट का समय लें और इस लाइव सेशन को पूरी तरह से फैला दें। कमेंट बॉक्स में जा करके सर आप आग लगाएं, आग, है ना दोस्तों, ताकि बाहर से ही पता चले, अगले मतलब बाहर के भी लोगों को पता चले, बच्चे को पता चले कि सर आप आपके मार्केट में आ गया है ना, जो आप लोगों के लिए काम करने वाले हैं। एक पे एक नया नया ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके देंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले। तो चलिए सर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे चीजों को और फिर लग जाइए सेशन को एंजॉय करने में। चलिए तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न सर आपका क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मेरे प्यारे भाई 2024 का प्रश्न है ये, 2024 का प्रश्न है ये, पूछा गया है 2024 में। सर देख लीजिए आप, है ना, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो सर पादप में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? सर आप पढ़े होंगे, है ना, कि जाइलम, जॉ फॉर जाइलम, जॉ से जल, याद रखिएगा, जॉ से जाइलम, जॉ से जल। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है मेरे भाई, वो किसके लिए? तो जल के संवहन के लिए। तो किसके लिए? जल के संवहन के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे फोटो एक दिखा करके हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। हर संभव कोशिश यह कि बच्चे आप देख करके ही आप इसका आंसर कर सको। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है, तो जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख लेना है, जाइलम जो उत्तरदायी होता है, जाइलम जो उत्तरदायी होता है, तो जौ से जाइलम होता है, जौ से जल, याद रखेंगे। ये जल एवं जल में घुलित खनिज लवणों को, जल एवं जल में घुलित खनिज लवणों को, किसको? तो सर आप भी बोलेंगे खनिज लवणों को, खनिज लवणों को, जल एवं जल में घुलित खनिज लवणों को जड़ से पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने का काम करता है। कहां से? तो जड़ से। अगर आपको पूछा जाए तो जाइलम क्या करता है, तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है आपका कौन? जाइलम। तो आपको ये प्रश्न का आंसर उत्तर मिल गया
कि किसमें पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, क्या ऑक्सीजन का संचालन के लिए, क्या एमिनो अम्ल का संवहन के लिए, या फिर जल का संवहन के लिए, या फिर भोजन का संवहन के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं, कमेंट में जवाब देंगे किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आप कहेंगे सर जाइलम के लिए उत्तरदायी, जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। इसको आप लॉक कर लें सबसे पहले, जल के संवहन के लिए। मेरे प्यारे भाई याद है, पता है आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा हो सकता है आपको फ्लोएम पूछा जाए। क्या पूछा जाए? फ्लोएम। अगर भाई मेरे आपको प्रश्न बदल दे, फ्लोएम उत्तरदायी किस लिए होता है पादप में, तो आप याद रखेंगे कि फ्लोएम जो उत्तरदायी होता है ये भोजन, ये पेड़ पौधा के पत्ती वाले भाग में जो भोजन बनता है उनका संचालन पौधे के प्रत्येक भाग में करता है। तो ये फ्लोएम जो करता है पत्ती में बने भोज्य पदार्थों को पौधों के अनेक भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम के लिए ऑप्शन आपका भोजन का संवहन हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगली कहानी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस जो स्रावित होता है मेरे भाई, ये एंड्रोजेंस कहां से स्रावित होता है, तो सर सबसे पहले आप समझ लेंगे ये एंड्रोजेंस है क्या। एंड्रोजेंस ये आखिर है क्या एंड्रोजेंस, तो मेरे प्यारे भाई ये एंड्रोजेंस नर हार्मोन्स है। कौन सी हार्मोन्स? नर हार्मोन्स। नर की किशोरावस्था में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो किससे देखने को मिलता है, तो यही एंड्रोजेंस हार्मोन की वजह से। किशोरावस्था में परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो किससे, किशोरावस्था में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो किससे, तो आप कहेंगे सर एंड्रोजेंस की वजह से, ये नर हार्मोन्स है। तो आप इसमें देख लीजिए ये अंडाशय द्वारा होगा क्या, विरिशन द्वारा होगा क्या, ग्रहणी द्वारा होगा क्या, अमाशय द्वारा होगा क्या। तो सबसे पहले सर ग्रहणी और अमाशय का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है एंड्रोजेंस हार्मोन से, तो आप दो पे शक कर सकते हैं। क्या सर अंडाशय होगा गुरुजी, आप कहेंगे क्या विरिशन होगा, तो भाई आपको पहले ही पता है किशोरावस्था एंड्रोजेंस नर हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी होता है। तो नर हार्मोन्स अंडाशय तो होगा नहीं, है ना। क्या गलती कर नहीं बैठ सकते हैं आप, अंडाशय नहीं लगा करके आ जाएंगे, नहीं तो सर जेंडर चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ ध्यान देंगे विरिशन के लिए होता है, किसके लिए, तो विरिशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक किया जाए इसको, याद रखिएगा विरिशन के लिए होता है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है सर, वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग होता है, पुष्प से संबंधित है वर्तिका। देखिए तंतु का, जायांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का। तो मेरे प्यारे भाई वर्तिका जो भाग होता है वो याद रखेंगे चीजों को कि आपका किसका भाग होता है, तो अंडाशय का भाग होता है। ये वर्तिका स्त्रीकेसर में पाया जाता है, पुंकेसर में नहीं। किसमें सर, स्त्रीकेसर में। और स्त्रीकेसर में अंडाशय का भाग होता है। ये किसका भाग होता है, तो स्त्रीकेसर में वर्तिका होता है और ये भाग किसका होता है, तो आप याद रखेंगे अंडाशय का। अगला प्रश्न, चलिए सर अगला प्रश्न है सबसे प्यारा सा प्रश्न, लेटेक्स पाया जाता है। मेरे भाई लेटेक्स किसमें पाया जाता है, सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीरीज से जुड़ करके आपको मजा आने वाली है आज की क्लास में। क्या चीर में होगा, गुलाब में, या कनेर में, या आम में। तो सर लेटेक्स जो पाया जाता है भाई मेरे वो पाया जाता है कनेर में। ये फूल का नाम है सर कनेर, है ना। आप कनेर को फूल बोल सकते हैं, ये कनेर में होता है। लेटेक्स किसमें पाया जाता है, तो कनेर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी सर ग्रहणी भाग होता है क्या मुख गुहा का, या फिर अमाशय का, या फिर बड़ी आंत का, या फिर छोटी आंत का। तो भाई मेरे ये ग्रहणी जो संबंधित है मुख गुहा से नहीं है, अमाशय से भी नहीं है, बड़ी आंत से भी नहीं है। तो ये ग्रहणी आपको छोटी आंत में पाया जाता है। किसमें, तो सर आप जवाब देंगे छोटी आंत में, बाय ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है इसका। ग्रहणी अगर प्रश्न आए आपको ये संबंधित किससे है, तो मेरे प्यारे भाई छोटी आंत से संबंधित है। किससे, तो आप कहेंगे सर छोटी आंत से। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका जबरदस्त सर, देखिए मनुष्य में नासिका छिद्र किसके बारे में बोला गया है, नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा। भाई मेरे ये नासिका छिद्र है, ये क्या है, नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के बारे में बोला गया है, लैरिंक्स के बारे में बोला गया है, लैरिंक्स के बारे में बोला गया है, और भाई मेरे ट्रेकिया के बारे में बोला गया है। किसके बारे में, तो दोस्तों आप याद करेंगे, रिपीट करेंगे, ट्रेकिया के बारे में। दोस्तों इसके साथ साथ आपका फेफड़ा के बारे में बोला गया। किसके बारे में, फेफड़ा के बारे में। तो मेरे प्यारे भाई तीनों ये सबका सब चारों जो आपको रिलेटेड है, संबंधित है, वो किससे, तो आप जवाब दीजिएगा यहाँ उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, कि जनन तंत्र में, कि पाचन तंत्र, या फिर श्वसन तंत्र। तो भाई मेरे नासिका छिद्र और लैरिंक्स, ट्रेकिया, फेफड़ा, इन चारों का संबंध कतई उत्सर्जन तंत्र से नहीं है, ना जनन तंत्र से है, ना पाचन तंत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका श्वसन तंत्र।
आप जवाब देंगे क्या होता है इसका राइट आंसर, तो श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से संबंधित होता है ये चारों का चारों, याद रखेंगे। अगर स्पेशल अलग से भी पूछा जाएगा कि घुमा के उल्टा के अगर पूछा जाए दोस्तों कि श्वसन तंत्र से क्या संबंधित है, तो उसमें से ऑप्शन आपको नासिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया, फेफड़ा, इन चारों में से कोई एक भी दिया रहेगा तो आप उनका जवाब दे पाएंगे। बोलिए यस या नो, तो जवाब दीजिएगा सर यस या नो। हाँ गुरुजी इसका हम करके आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चे, जिब्रेलिन्स है। भाई मेरी जिब्रेलिन्स क्या है सर, क्लास में पढ़े होंगे जिब्रेलिन्स क्या है, बताइए, नहीं तो सर आप ना घर वाले से पीटे जाओगे, वो भी सुन रहे होंगे आपको, आज की खाना आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फटाफट से जवाब दीजिए, नहीं तो ये जिब्रेलिन्स किसके लिए उत्तरदायी होता है, पढ़ा चुके हैं और याद नहीं तो आप कहीं पढ़े होंगे, है ना। ऐसा हम आशा करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए सर बता देते हैं हम, थोड़ा सा है ना बचा देते हैं घर वालों से, बता देते हैं इसका आंसर। तो जिब्रेलिन्स जो होता है बच्चे पादप हार्मोन्स है। ये क्या है, पादप हार्मोन्स। कौन सी हार्मोन्स, तो सर याद रखेंगे पादप हार्मोन्स है जिब्रेलिन्स। और सही ये जिब्रेलिन्स वही है जिस जिब्रेलिन्स के वजह से जिस जिब्रेलिन की वजह से पादप में क्या होता है, वृद्धि होता है। पादप में क्या होता है भाई मेरे, वृद्धि होता है। वृद्धि की अगर बात किया जाए सर, पौधों की वृद्धि की अगर बात किया जाए या पौधों में वृद्धि का जो विकास होता है उनकी जो बात किया जाए तो वो किसकी वजह से होता है, पादप में जिब्रेलिन की वजह से। किसकी वजह से, तो जिब्रेलिन्स की वजह से। अलग से आपको आ सकता है मेरे भाई, मेरा एक ऑब्जेक्टिव को हल करने का मतलब ये नहीं है कहीं ना कहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव को बताना। अगर आपको इसको घुमा के भी आप ऐसे तो सीधा सीधा समझो 50 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं तो सर इसका आंसर कितना देने वाले हैं, 100। आपको भी ये कैसी बात कर रहे हैं भाई मेरे, इसका जो ऑपरेशन हो रहा है ना, तो इस ऑपरेशन से उठ के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, पादप हार्मोन होगा गुरुजी। जिब्रेलिन्स जो होता है ये पादप में सर आप याद रखेंगे वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होता है और इसी की वजह से इसका आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चे, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। मजा आ गया दोस्तों, ये जो पत्तियां मुरझा जाती है ये किस पादप हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। ये जो होता है क्या एथिलीन की वजह से होता है या फिर एब्सिसिक एसिड दैट मींस अम्ल की वजह से या फिर साइटोकाइनिन की वजह से या फिर ऑक्सिन की वजह से। भैया सबका सब पादप हार्मोन है, पीछे एक जिब्रेलिन्स था उनको भी आप ले लीजिए, वो भी क्या है, पादप हार्मोन है। और सबका काम क्या होता है सर, अलग अलग होता है। मान लीजिए आप ही अपने घर में बैठे हो तो सबका अलग अलग काम है कि नहीं है। अभी तुरंत आप खुद सोच लीजिए अपने पे कि मम्मी खाना बना रही होगी और आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर आप क्या देख रहे हैं, रील वगैरह तो नहीं देख रहे हैं भाई मेरे। तो सर आप ध्यान रखिए, कम से कम आप ना 1 से 1.5 मंथ 2 मंथ का जो समय है इसमें सर उससे थोड़ा दूरी बनाएं, है ना। हमें पता है हमको देखने से अच्छा आपको रील वगैरह देखने में मजा आता है ना। तो ये छोला भटूरा वाली काम जो कर रहे हैं ना उनको थोड़ा छोड़ दीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, नहीं तो फिर आपको रिश्तेदार भी जीने देने नहीं वाले हैं, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा जम के पढ़ लीजिए। तो ये पत्तियों का मुरझाना जो बच्चे संबंधित है किससे, क्या एथिलीन से जवाब दिया आप, एब्सिसिक एसिड से होगा क्या, साइटोकाइनिन से होगा क्या, ऑक्सिन से होगा क्या। तो गुरुजी इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। क्या होगा, तो आप भी कहोगे सर एब्सिसिक एसिड होगा और ये बोलोगे सर एब्सिसिक एसिड के वजह से ही क्या होता है, हरे पादपों का पत्तियां मुरझा जाता है या फिर इसका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। क्या होता है, पत्तियों का मुरझाना। अगर मुरझाने की बात किया जाए या क्लोरोफिल की नष्ट होने की बात किया जाए, क्लोरोफिल की या मेरे भाई क्लोरोफिल की नष्ट होने की बात किया जाए, अरे क्लोरोफिल नष्ट होगा तभी तो पत्तियां मुरझाएगा। तो उससे संबंधित पादप हार्मोन कौन है, तो आपका एब्सिसिक एसिड है। और दोस्तों इसका एक और उत्तर आप ले लो, अगर आपको उल्टा के प्रश्न पूछे कि फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है, तो जवाब दीजिए। अगर आप पढ़े हैं तो सर अपना आपका अंदाजा खुद उठाइए और जवाब दीजिए इस प्रश्न का। गुरुजी आपसे पूछे क्या है, तो आपको पूछे फल पकाने वाले हार्मोन्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो भाई मेरे एथिलीन। क्या है, एथिलीन है फल पकाने वाले हार्मोन। फल पकाने वाले अगर हार्मोन की बात किया जाए बच्चे तो वो कौन है, फल पकाने वाले हार्मोन, तो एथिलीन को कहते हैं। और बच्चे ये साइटोकाइनिन को जो आप देख रहे हैं इसका भी आप उत्तर ले लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे और मेरे भाई आप न बनाए, ऐसा नहीं होने देंगे हम आपको, है ना। तो ये साइटोकाइनिन जो है, ये साइटोकाइनिन की वजह से ही क्या होता है, पत्तियों में
हरीपन दिखता है, पत्ता जो हरा भरा दिखता है, ये किसके वजह से? तो आप कहोगे साइटोकाइनिन। और याद रखने का भी टिप्स आप ले लीजिए। देखिए सर, साइटोकाइनिन मेरे भाई आपके लिए जो काम करते हैं ना, कम से कम सर उनके लिए तो आप दिल दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में आ करके, है ना, कि आपके सिर्फ और सिर्फ एक इमोजी सेंड करने से हम लोगों को क्या मिलती है? हौसला मिलती है ना सर। तो आप ध्यान देंगे कि सर साइटोकाइनिन, एक टिप्स ले लीजिए साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन सी से स्टार्ट, साइटोकाइनिन बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन लगता है सी। तो साइटोकाइनिन में क्लोरोफिल याद रखें, क्लोरोफिल किससे स्टार्ट? सी से, है ना। तो साइटोकाइनिन की वजह से पादपों में क्लोरोफिल बना रहता है। कौन बना रहता है? तो सर आप याद रखेंगे क्लोरोफिल। पादपों में जो क्लोरोफिल बना रहता है वो किसकी वजह से? ये बना रहता है साइटोकाइनिन की वजह से। और मेरे भाई क्लोरोफिल अगर बना रहेगा तो पत्तियां कैसा दिखेगा? तो आप कहोगे सर हरा भरा दिखेगा, है ना। गुरुजी ये जिब्रेलिन्स के प्रभाव को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। मतलब जिब्रेलिन्स में क्या होता है? वृद्धि हार्मोन्स है, वो वृद्धि पाया जाता है जिब्रेलिन्स में। लेकिन इसमें साइटोकाइनिन में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है साइटोकाइनिन में? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होता है? पादप में हरापन रहता है, पादप हरी भरी दिखती है। अगला है भाई मेरे ऑक्सीन। ऑक्सीन तो ध्यान दीजिएगा सर, ये ऑक्सीन प्लस जिब्रेलिन, ऑक्सीन प्लस जिब्रेलिन गिन लेंगे। ये 4 एक कितना हो गया? 5। ये 5 पादप हार्मोन होता है। अगर पादप हार्मोन भी पूछा जाए आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चन में भी, तो ये 5 आप लिख देंगे पादप हार्मोन। तो जिब्रेलिन और ऑक्सीन ये खास तौर पे क्या करता है? वृद्धि हार्मोन है। ये कौन सी हार्मोन है? ये वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन बोला जाता है इसको। मतलब ये पेड़ पौधों में वृद्धि के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सीन और जिब्रेलिन। याद रखिए साइटोकाइनिन को पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की मौजूदगी जो होता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन्स की वजह से होता है। याद रखेंगे एक्सेसिक एसिड मुरझाता है, क्लोरोफिल नष्ट कर देता है। ये क्या? एक्सेसिक एसिड। याद रखेंगे एथिलीन को बोला गया है सर, आपके बोले हैं फल पकाने वाले हार्मोन। बुरी मजा आ रहा है दोस्तों? तो सर लाइक जरूर करेंगे, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं सर आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मजेदार भाई मेरे, बहुत पहले से आप जानते होंगे। अगर अभी भी नहीं जान रहे हैं तो सर आपको जनाने के लिए ही आपके पास आए हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए। ऐसा प्रश्न 2024 में भी पूछा गया। ये कतई बिना पूछे वाला अजूल फजूल क्वेश्चन नहीं है सर। कोई भी बकवास का आकर के सर आपका समय को नष्ट करने वाले नहीं हैं। ये वही प्रश्न है जो आपको कुछ न कुछ आइडिया देने वाले हैं। अगर पूरा सेशन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 2024 में बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन उठ के आया है। और आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो 2024 का ही क्वेश्चंस, ताकि बच्चे आपको ये भी पता चले कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से कितना उठती है। तो चलिए सर, तो ये जीन शब्द जो किसने प्रस्तुत किया? मतलब जीन जो दिया है, क्या मेंडल ने दिया है, या फिर जोहेंसन ने दिया है, या फिर लेमार्क ने दिया है, या फिर डार्विन ने दिया है? तो भाई मेरे आप याद रखेंगे, अगर जीन की बात हो जाएगा, डीएनए में जीन पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है भाई मेरे। क्या पाया जाता है? तो आप कहोगे सर जीन पाया जाता है इसमें। और ये जीन शब्द जो पहले दुनिया में दिया वो किसने दिया? तो सर जोहेंसन। और किसने दिया? तो सर जोहेंसन। सर जोहेंसन ने दुनिया में ये जीन शब्द को दिया, है ना। और मेंडल जी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई, आनुवांशिकता का जो जनक बोला जाता है ना, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक, जिसके वजह से हम आप में क्या होता है? माता पिता का गुण देखने को मिलता है, लक्षण देखने को मिलती है। ये किसके वजह से? आनुवांशिकता, जेनेटिक सिम्टम जो होता है। तो ये मेंडल साहब का देन है। तो मेंडल को इसलिए क्या बोला जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक। आप याद रखेंगे आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का जनक अगर पूछा जाए भाई मेरे, आनुवांशिकता का अगर जनक पूछा जाए तो कमेंट में जवाब दीजिए, आप क्या बोलोगे? तो सर आप बोलोगे मेंडल को बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इसका सर, है ना। लेकिन भैया इसका आंसर क्या होगा जीन का? तो वो याद रखिए, भूलिए नहीं जोहेंसन, क्योंकि बच्चे आपके दिमाग ना उल्टा पुल्टा चलते रहता है, तो उल्टा पुल्टा नहीं कर देंगे। मेंडल साहब आनुवांशिकता का जनक, जोहेंसन जीन सब दुनिया में पहली बार दिया। चलिए सर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? भाई मेरे परागकण जो है, परागकण ये पुष्प से रिलेटेड है, फूल से संबंधित है ना। तो ये परागकण
निम्न में किसके अंदर बनता है? क्या अंडाशय के अंदर बनता है, क्या वर्तिका के अंदर बनता है, या फिर पत्तियां के अंदर बनता है, या फिर परागकोश के अंदर बनता है? तो भाई मेरे, ना अंडाशय के अंदर बनता है, ना वर्तिका के अंदर बनता है परागकण, और ना ही पत्तियां के अंदर बनता है। तो ये बनता किसमें है? तो आप कहोगे सर मेरे प्यारे गुरुजी परागकोश के अंदर बनता है ना? किसके अंदर बनता है? तो परागकण भाई मेरे परागकोश के अंदर बनता है। बाय ऑप्शन राइट डी हो जाता है। अगला प्रश्न, मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, कहा समझे आप? अरे कुछ तो समझिए। रुधिर, सुधीर नहीं बोल रहे हैं, है ना? उतनी भी खुश नहीं हो जानी है कि सर हम ही को बोल रहे हैं। रुधिर नहीं, सुधीर नहीं, रुधिर। सुधीर ना बोल करके आप यहां समझेंगे रुधिर, है ना? तो रुधिर का मतलब क्या बच्चे? रक्त। रक्त आप कहेंगे गुरुजी रक्त भी पल्ले नहीं पड़ा। अरे ब्लड, खून, है ना? ये तो रक्तचाप है, रक्तचाप। रक्तचाप का मतलब आप कभी गुस्सा जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, मम्मी आपको पढ़ने के लिए बोल रही है बट आप पढ़ नहीं रहे हैं, है ना? उल्टे आप गुस्सा होकर के खौल उठते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये कतई गलत है ना? तो ये जो हाई होता है ना रक्तचाप, ये तो बच्चे वही चीज है, ये रुधिर चाप। और रुधिर चाप को तब नियंत्रित कौन करता है? तो बाबूजी, है ना? पापा जी खता मतलब ट्राक से एक डंडा लगाते हैं और आपका रुधिर चाप स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में पिताजी आपको रुधिर चाप को नियंत्रित नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपके रुधिर चाप को नियंत्रित कौन करने वाले हैं? क्या विल्सन करने वाले हैं, क्या थाइमस द्वारा होने वाला है, या फिर थायराइड द्वारा होने वाला है, या फिर एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होने वाला है? तो भैया विल्सन का तो कहीं से नाता नहीं है रुधिर चाप का, क्योंकि ये क्या है विल्सन? ये विल्सन क्या है? तो ये विल्सन आपको इससे रुधिर चाप से कहीं मतलब नहीं रखने वाले। थाइमस द्वारा भी नहीं रखने वाले हैं। थायराइड द्वारा ऐसा नहीं है बच्चे। थायराइड द्वारा तो बच्चे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन कौन सी हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? थायराइड ग्रंथि द्वारा। ये भी इसका आंसर सही नहीं होगा। तो बच्चे रुधिर चाप को नियंत्रित कौन करता है? ब्लड प्रेशर को। तो आप याद रखें गुरुजी एड्रीनल ग्रंथि करता है। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल द्वारा। एड्रीनल ग्रंथि। क्या याद हुआ? तो पिताजी आपका रुधिर चाप को नियंत्रित सिर्फ घर में कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में आपके रुधिर चाप को नियंत्रित कौन करेंगे? एड्रीनल द्वारा। एड्रीनल, है ना? एड्रीनल ग्रंथि। अगली प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मतलब कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, क्या मधुमेह है भाई मेरे? कहीं नहीं। मधुमेह ये तो पाचन तंत्र से संबंधित है सर। ये मधुमेह किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे? तो पाचन तंत्र से संबंधित है। जब पाचन तंत्र में क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है, तो ही क्या होता है बच्चे? मधुमेह होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का जब स्राव बंद हो जाता है तो ही पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है, और उन्हीं गड़बड़ी का नाम है मधुमेह। आप कहेंगे सर गुरुजी ये प्यारा सा नाम बीमारी है क्या? बिल्कुल बीमारी है। सुनने में आपको अच्छा लग रहा है मधुमेह, तो ये सही आंसर नहीं होता। इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित पूछना है। मलेरिया बच्चे, ये मलेरिया जो होता है ये आपको, ये भी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी नहीं है। ये तो आप जानते होंगे कि गांव मोहल्ला में किसी को मलेरिया हो गया है ना, तो ये आप सुने होंगे, है ना बच्चे? तो ये मलेरिया नहीं होता है। आप कहते होंगे तो ये मलेरिया भी नहीं होता। निमोनिया होता है क्या? जी हाँ जी बिल्कुल, निमोनिया। ये निमोनिया क्या होता है बच्चे? निमोनिया में आपके फेफड़े से संबंधित है, और फेफड़ा किससे संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगर हम सर ऑक्सीजन लेते हैं या फिर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये काम कहाँ हो रहा है? तो हमारे फेफड़ों के द्वारा। हम हट सर खामोखा क्या है? बदनाम है प्यार मोहब्बत के लिए, लेकिन सर दिल से कुछ लेना देना नहीं है प्यार मोहब्बत को, ये दिमाग से लेना देना है। और आज की क्लास में ऐसा प्रश्न भी है। तो ये हृदय, दिल जिसको आप बोलते हैं, ये दिल क्या चीज के लिए काम करता है? दिन रात इसको फुर्सत नहीं होती है कि ये सोचे किसी के बारे में। ये हमेशा ब्लड को पंप करते रहता है। ये शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को लाता है, फेफड़ा में भेजता है, फिर फेफड़ा शुद्ध करके क्या करता है? दिल को देता है, और दिल फिर से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का काम करती है। तो आप ही बताओ इसको कब एक सेकंड का फुर्सत मिल जाती है? जब किसी के बारे में सोचेंगे, है ना? तो मत बदनाम करिए दिल को आप,
तो बायोलॉजी में दिल कहीं से नहीं, इसको समय नहीं मिलती रत्ती भर की कि किसी के लिए सोच दे ये दिल, है ना। जिस दिन सोचना छोड़ दिया ना, उस दिन आपको वो छोड़ देंगे। तो याद रखेंगे। तो निमोनिया जो होता है बच्चे फेफड़े से संबंधित होता है, क्योंकि फेफड़ा जो है आपको श्वसन तंत्र से संबंधित है ना। और फेफड़ा में क्या होता है बच्चे, पानी जमा हो जाता है। कौन सी, तो पानी जमा हो जाता है, ये धीरे धीरे ना पानी बहुत ज्यादा घाव पैदा कर देता है फेफड़ा में, और बहुत से जलन महसूस होने लगती है। क्या महसूस होने लगती है, तो गुरुजी आप बोलेंगे जलन महसूस होने लगती है। और जिस जलन की वजह से आपके डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कि बच्चे आपको निमोनिया हो गया है। क्या हो गया है, तो निमोनिया। तो ये निमोनिया हो जाएगा श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी। मेरे प्यारे भाई, डायरिया के बारे में आप सुने होंगे। डायरिया, सर डायरिया में दस्त होता है, वोमिटिंग होता है, उल्टियां होती है, ये डायरिया में। बट अगर आपको श्वसन तंत्र से संबंधित है तो आप बताओ, तो वो जवाब देंगे आप क्या सर, तो निमोनिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो मेरे प्यारे भाई, रक्त में शर्करा के स्तर को जो नियंत्रित करने का काम करता है वो कौन करता है, तो क्या एस्ट्रोजेन करता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन करता है, या फिर इंसुलिन करता है, या फिर रिलैक्सिन हार्मोन करता है। तो सर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, शर्करा के स्तर को नियंत्रित जो करता है वो इंसुलिन करता है। शर्करा के स्तर को जो नियंत्रित करने का काम करता है मेरे भाई, वो क्या करता है, तो इंसुलिन करता है। शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, तो गुरुजी आप याद रखेंगे सर, इंसुलिन करता है। शर्करा के स्तर को नियंत्रण, शर्करा को नियंत्रण करने का काम करता है। क्या करने का, तो नियंत्रण करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। और ये कहां स्रावित होता है, तो पाचन ग्रंथि से स्रावित होता है, और ये शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर शर्करा की स्तर में गड़बड़ी हो जाती है, दैट मीन इंसुलिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, तो उसी कंडीशन में क्या हो जाती है, तो भाई मेरे मधुमेह बीमारी हो जाती है। मधुमेह क्या हो जाती है, मधुमेह बीमारी हो जाती है। और जब मधुमेह बीमारी हो जाती है तो उसी के उपचार के लिए दोस्तों आप दूर दूर तक याद रखेंगे, उसी के उपचार के लिए क्या दिया जाता है, इंसुलिन की इंजेक्शन उसको दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, आप कॉपी कलम उठा करके लिख भी रहे होंगे, है ना भाई मेरे। कुरकुरे पे ध्यान मत दीजिए, कुरकुरे वगैरह साइड रखिए अभी, है ना, पहले पढ़ाई कर लीजिए। चलिए आगे, अगला प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सर बताएं आपको। रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रण, तो ये तो आप जवाब दे सकते हैं ना कि कौन करेगा, इंसुलिन। कौन करने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर इंसुलिन करने वाले हैं रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण। इसका राइट ऑप्शन इंसुलिन हो जाता है। और ये तीन जो आप देख रहे हैं, गुरुजी कहेंगे आपके ये तीनों को भी तो बता दीजिए सर, थोड़ा हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, है ना, ताकि फायदा मिल जाए। तो बच्चे ये एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन जो है, ये तीनों आपको मादा हार्मोन्स है, मादा जनन हार्मोन्स है। और ये तीनों हार्मोन्स की वजह से ही बालिकाओं में किशोरावस्था में क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है ना। ये तीनों हार्मोन्स की वजह से, एस्ट्रोजेन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया और रिलैक्सिन हार्मोन हो गया, इस तीनों हार्मोन्स की वजह से सबसे पहले ये तीनों हार्मोन्स है कौन, तो ये मादा जनन हार्मोन्स है। और इन तीनों हार्मोन्स की वजह से बालिकाओं में किशोरावस्था में क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर जनन से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है भाई मेरे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। बहुत ही मजेदार प्रश्न। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका। तो भाई मेरे इसका सीधा सा जवाब होगा, सबसे लंबी ग्रंथि अगर पूछा जाए आपको तो वो होता है तंत्रिका कोशिका। क्या होता है वो, तंत्रिका कोशिका होता है। जवाब दीजिएगा, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाता है, तंत्रिका कोशिका। चलिए सर अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। भाई मेरे जवाब दीजिए, इसका मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, कम से कम इतना तो बता दीजिए आप। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है दोस्तों, तो ये राइट ऑप्शन आपका बी में ही है दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट। क्या है सर, ये कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। भोजन के कौन से पार्ट का मुख गुहा में पाचन होता है, तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में करते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में नर युग्मक
हार्मोन्स कौन सा है या नर युग्मक कौन है, ऐसा भी पूछ सकता है आपको। नर युग्मक भाई मेरे कौन, तो नर युग्मक अंडाणु या फिर शुक्राणु या फिर गर्भाशय या फिर फिलोपियन नालिका। तो दोस्तों याद रखेंगे कि नर युग्मक जो होता है ना बच्चे, नर युग्मक क्या होता है, तो शुक्राणु मतलब क्या, स्पर्म। नर युग्मक कौन होता है, तो आप जवाब देंगे सर स्पर्म होता है ना। और मादा युग्मक अगर आपसे पूछ लिया जाए मादा युग्मक, तो मादा युग्मक आपको अंडाणु होता है। मादा युग्मक क्या होता है भाई मेरे, तो हम चाहते हैं कि आपको बोर्ड वालों हो सकता है पलट उलट कर दे क्वेश्चन को, तो उसको आप छोड़ के ना आ जाएं। तो मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु। लेकिन इस प्रश्न में आपको नर युग्मक की जिक्र हुई, तो नर युग्मक का हार्मोन शुक्राणु हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या है, स्पर्म है, कुछ इस प्रकार दिखता है। कहानी को आगे बढ़ाएं दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है क्या, गोबर छत्ता होगा या फिर ब्रायोफिलम होगा या फिर अमरवेल या फिर चीर। आप कहोगे गुरुजी हम बचपन से जानते आ रहे हैं, ये अमरवेल की जो लत्ती होती है ना, अमरवेल की लत्ती है ना, ये अमरवेल की लत्ती जो आपके चाचा जी के जो वृक्ष है ना उसके ऊपर जो लगा हुआ है पीला पीला दिखने वाले, तो वही है अमरवेल, जाके देख लीजिएगा आप, है ना। तो वो अमरवेल की जो होती है ना, ये क्या होती है, परजीवी का एक बेस्ट उदाहरण है। किसकी, तो परजीवी की। अगला प्रश्न नेक्स्ट है बच्चे, द्विखंडन होगा, इसमें माफ कीजिएगा द्वि में से क्या हट गया है, तो आप कहेंगे सर आधा व। द्विखंडन क्या, तो आप कहोगे सर द्विखंडन। द्विखंडन पाया जाता है किसमें सर, स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे द्विखंडन जो पाया जाता है, द्विखंडन का मतलब आप समझ रहे हो ना सर, जब एक जीव खंडित होकर के दो का निर्माण करता है तो उसको हम द्विखंडन बोलते हैं। और वो द्विखंडन द्वारा जो जनन प्रोसेस होता है, जनन होती है, वो किसमें होती है, तो भाई मेरे जीवाणु में होता है। किसमें होता है, तो सर आप याद रखेंगे जीवाणु में होता है। इसका राइट आंसर लॉक किया जाए सर जीवाणु। क्या होगा इसका आंसर, तो जीवाणु। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, जीवाणु में। अगला प्रश्न नेक्स्ट है बच्चे, अग्नाशय में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। चाहो तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर आप ध्यान से क्लास को देख रहे हैं तो बच्चे इसका उत्तर आप कर सकते हो। अगर इसका उत्तर नहीं करोगे तो इसका मतलब आप ध्यान से क्लास नहीं कर रहे हो, क्लास को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो बता चुके हैं बच्चे कि ये अग्नाशय किससे संबंधित है, अग्नाशय से कौन से हार्मोन स्रावित होता है। क्या एपिनेफ्रिन होता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन होता है, या फिर नॉर एपिनेफ्रिन होता है, कि इंसुलिन होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी हम बिल्कुल ही अच्छे बालक हैं और ध्यान से आपको हम सुन रहे हैं और आपने बताया है क्या, तो ये जो बच्चे अग्नाशय से हार्मोन स्रावित होता है वो होता है भैया इंसुलिन। क्या बोलो, बताएं कि नहीं बताएं, इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय से कौन सी हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन, कौन सी हार्मोन, तो गुरुजी आप बोलेंगे इंसुलिन हार्मोन। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो जवाब तो दे दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इंसुलिन हो जाता है। चलिए अगले कहानी को आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। भाई मेरे कभी क्या होता है, आपका कुछ हाथ कट जाता है या फिर कुछ चीजें कट जाती है, या फिर आपका नहीं कटता किसी और का ही कट जाता है, क्यों हम आपको ही बोले हमेशा, है ना। तो आप देखेंगे कि ब्लड क्या होता है ना कि सर वहां जम जाता है, या फिर हाल में ही आप नवरात्रा में ले लीजिए, है ना, ढेर 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 लोग क्या दिया है, बैल दिया है काली को, है ना। बहुत ही लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं कि जा करके ना बकरी की बलि चढ़ाते हैं। तो वहां आप देखे होंगे, गौर किए होंगे कि बल क्या ये रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, जम जाता है। तो ये ब्लड जो जमता है भाई मेरे किसकी वजह से, आप सिर्फ वहां पे देख रहे हो कि बल जम गया है, लेकिन ये रक्त जमा क्यों है, ये रक्त जो जमता है ये रक्त बिंबाणु के कारण। किसके कारण, तो रक्त बिंबाणु। भाई मेरे ये रक्त बिंबाणु आपको क्या होता है, तो ये प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, तो प्लेटलेट्स। आप पहले ध्यान दे दीजिए, ब्लड का टाइप ही समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको आरबीसी को रखते हैं हम लोग, आरबीसी, उसके बाद रखते हैं डब्ल्यूबीसी को, उसके बाद रखते हैं बच्चे मेरे प्लेटलेट्स को। किसको, तो प्लेट्स
लेट प्लेटलेट्स को। अब समझिए सर, इससे प्रश्न नहीं छूटेगा आपको। तो रक्त बिंबाणु को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। यही रक्त बिंबाणु की वजह से क्या होता है? रक्त बिंबाणु की वजह से क्या होता है? यही रक्त बिंबाणु है जिसकी वजह से ब्लड आपका क्या हो जाता है? जल्दी से जम जाता है। और जमना क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है। जम जाता है तो आपका ब्लीडिंग होना रुक जाता है, मतलब ब्लड बहना कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो यही प्लेटलेट्स की वजह से, रक्त बिंबाणु की वजह से, तो इसका राइट आंसर रक्त बिंबाणु हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड ये जम जाते हैं। जमने का कारण पूछा जाए तो आप रक्त बिंबाणु बोलेंगे, प्लेटलेट्स इंग्लिश में बोला जाए तो प्लेटलेट्स बोलेंगे। अन्य सारों को जान लीजिए आप, अन्य सभी को जान लीजिए। ये जो आरबीसी होता है भाई मेरे, ये आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसल्स होता है, यानी रक्त लाल रक्त कणिकाएं होता है। और ये लाल रक्त कणिकाओं की ही वजह से बच्चे, आपको अगर पूछा जाए प्रश्न तो उसका जवाब दे के आइएगा। आपको बोला जाएगा कि महिलाओं में जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो आप याद रखेंगे लाल रक्त कण की कमी से। एनीमिया मजा आ रहा है दोस्तों? तो कम से कम लाइक और शेयर दबा के करा करिए सर। तो एनीमिया के कारण महिलाओं में क्या, एनीमिया ये रोग जो होता है आरबीसी के कारण महिलाओं में देखने को मिलता है। और रह गया आपका डब्ल्यूबीसी, ये क्या है सर? तो आप कहेंगे सर ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स है, लिख लेंगे। और ये क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं हिंदी में बोला जाता है इसको। ये कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों एवं मज्जों में। हड्डियों एवं कहाँ? मज्जों में, जिसकी वजह से मूविंग होता है हड्डी वगैरह। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे गाड़ी में ग्रीस होता है ना, अगर ग्रीस गाड़ी का खत्म हो जाता है तो फिर गाड़ी का मूविंग थोड़ा सा आपको कट कुट की आवाज आने लगती है। तो इसी प्रकार आपके हड्डी में जो पाया जाता है तो वो क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये हड्डियों एवं मज्जों में पाया जाता है, हड्डियों एवं मज्जों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर रक्त बिंबाणु हो जाता है ब्लड को जमने के लिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपका। संजीव नहीं होगा भाई मेरे, किसी का नाम नहीं है ये, उतना भी खुश नहीं हो जाना है कि हम सर आप मेरा नाम क्यों लिख लिए संजीव नहीं है ये। सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है बच्चे आपके शरीर से कुछ ऐसा अवशिष्ट पदार्थ जो क्या हो, आपके लिए लाभदायक न हो करके हार्मफुल हो, हानिकारक हो, उनको शरीर क्या करता है? कुछ न कुछ किसी न किसी अंग से शरीर से त्याग करता है, तो उसी को हम उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये उत्सर्जन नाइट्रोजन, ऐसा कौन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसको क्या करता है? सजीव जीवधारी उत्सर्जन करता है। तो देख लीजिए आंसर क्या है बच्चे आपका। ऑप्शन में क्या क्या बैठा हुआ है तो उसको जरा देख लें। यूरिया होगा, या फिर अमोनिया होगा, या फिर यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल होगा। तो भाई मेरे इसमें क्या देख रहे हो सर? ये यूरिया, अमोनिया, ये यूरिक एसिड, ये तीनों का तीनों जो है ना अवशिष्ट पदार्थ ही हैं। और इस तीनों का, इनमें से सभी, इन तीनों का जो उत्सर्जन करता है शरीर में कोई भी जीवधारी, तो ये तीनों का उत्सर्जन करता है। इनमें से सभी, ये तीनों का क्या करता है? सजीव जीवधारी नाइट्रोजनी पदार्थ है ये तीनों, इसका क्या करता है? वो शरीर से उत्सर्जन करता है, शरीर से बाहर निकलता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, इनमें से सभी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। भैया पहले ही बता चुके हैं, आप अगर गौर से क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे तो इसका जवाब आप खुद देने वाले हैं। तो ये किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है, क्या टेस्टोस्टेरोन है, या फिर थायरोक्सिन है, या फिर एस्ट्रोजन है, या ए और सी दोनों हैं? तो बच्चे थोड़ा सा देख लीजिए, एस्ट्रोजन और इसको, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को आप थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन तो भाई मेरे थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से? तो थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन। तो बच्चे ये थायरोक्सिन हार्मोन दूर दूर किशोरावस्था से संबंधित है। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो किशोरावस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से, दोनों की वजह से, मतलब क्या? ए और सी, ऑप्शन ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाता है। इसीलिए बच्चे आपका आंसर डी सही हो जाएगा। इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से किशोरावस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसीलिए इसका आंसर ए और सी हो जाता है। आप थायरोक्सिन को समझ सके, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न
शरीर का संतुलन बनाए रखता है? क्रेनियम, सेरिब्रम या सेरिबेलम या फिर मस्तिष्क स्टेम। तो अब आपको चीजें समझ में आएगा, तभी जो हम बताए आपका दिल को फुर्सत नहीं मिलता, तो अब समझिए। तो बच्चे ये शरीर का संतुलन, शरीर बैलेंस कभी कभी नहीं रहता है, या फिर कहते हैं कि सर हमें चक्कर आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, या फिर आप देखते होंगे कि कहीं पे कोई नशा का सेवन कर लेता है, उस स्थिति में उसका बॉडी क्या होता है, कंट्रोल में नहीं रह पाता, जुबान लड़खड़ाने लगता है। ये सारी चीजों पे जो नियंत्रण करता है ना, तो भाई मेरे वो आप याद रखेंगे सेरिबेलम। कौन नियंत्रण करता है इन सारी चीजों पे? तो आप कहोगे सर सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम। तो ये सेरिबेलम मस्तिष्क का ही भाग होता है, सेरिबेलम, जो आपका क्या करता है, शरीर का संतुलन करता है, शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। या आपको प्रश्न पूछा जाए कि नशा का सेवन करने वाले व्यक्ति का जो दिमाग चक्कर देने लगता है या फिर शरीर स्थिर नहीं रखता है, तो ये किसकी वजह से? तो सेरिबेलम ही उसका क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, सेरिबेलम उसका प्रभावित हो जाता है। तो इसके वजह से होता है बच्चे। और यहाँ जो आप देख रहे हो गुरुजी सेरिब्रम, भाई मेरे ये इसका प्यारा सा आंसर देख लो आप, सेरिब्रम। ये आपको कभी भूख लगती है, प्यास लगती है ना, आपको किसी से नफरत हो जाता है, या आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्यार है कहीं ना कहीं, तो ये कहीं दिल से लिंक नहीं है, ये सब दिमाग से है। तो ये दिमाग की कौन सी भाग है जिससे ऐसा चीज़ आपको एहसास होता है, फील होता है? तो बच्चे जो भी फीलिंग्स वाली बातें हैं ना, वो फीलिंग्स वाली बातें सेरिब्रम से संबंधित है। भूख प्यास का लगना, भूख प्यास, ये प्यार वाली बातें, या फिर ये नफरत वाली बातें। सुधर जाओ बच्चे, सुधर जाओ, खामोखा बदनाम मत करो किसी को कि हम दिल से कोई चीज करते हैं, ये दिमाग से होता है, दिमाग से। तो ये सारी बातें कहाँ से होती है? तो भाई मेरे फीलिंग्स वाली जो भी बात होगा आपको, वो सेरिब्रम से कमांड होती है। किससे? तो सेरिब्रम से। अगला प्रश्न, ये है मेरा प्यारा प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? क्या संभोजी होगा, या फिर मृतोपजीवी होगा, या फिर स्वपोषी होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई मेरे आप कहोगे गुरुजी इसका आंसर हम करेंगे, छोड़ दीजिए आप, है ना। इतना आसान प्रश्न है यार, देख लो आप कम से कम। कवक, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो मृतजीवी या मृतोपजीवी पोषण बोला जाता है। ये क्या होता है बच्चे? तो ये होता है मृत जीव जंतु के शरीर से जब कोई अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। उनसे जो उनको पोषण मिलता है तो उन्हीं को हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, जो कवक में होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, विरिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? भैया ऐसे प्रश्न को नहीं बनाओगे तो पक्का चाटा खिला देंगे घर वालों से, है ना। सुन रहे होंगे, है ना, आकर के आपको जरूर देने की, है ना, काम करें। तो ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे बचपन से। विरिक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न, विरिक सहायता प्रदान करता है, तो ये विरिक सहायता किसको प्रदान करता है? देख लीजिए ऑप्शन, श्वसन में, या जनन में, या फिर उत्सर्जन में, या फिर पाचन में। तो भाई मेरे याद रखेंगे, विरिक जो सहायता प्रदान करता है ये किसमें करता है? तो उत्सर्जन में करता है। किसमें? तो उत्सर्जन में। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता है, उत्सर्जन है। मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए सहायता प्रदान करता है, दैट मीन्स उत्सर्जन में करता है विरिक आपको सहायता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको, सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। भाई मेरे 2024 यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका शुरुआत हो गया, सेकेंड शिफ्ट का। तो देख रहे हो ये सेकेंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट में आप देखे होंगे 20 से 24 प्रश्न डाला गया है। तो इससे ये आपको अनुभूति होगा कि सच में सर इतना प्रश्न बायोलॉजी में उठता है, मतलब ज्यादा उठता है बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव। तो ये सिनेप्टिक नर्व्स जो पाया जाता है बच्चे, क्या विरिक में, या फिर मस्तिष्क में, या फिर अंडाशय में, या न्यूरॉन में? तो भाई मेरे इसका सही आंसर सिनेप्टिक नर्व्स जो पाया जाता है वो न्यूरॉन में पाया जाता है। इस बात को आप याद रख लेंगे गांठ बांध करके। अगली प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन, क्या सर? सबसे तेज हृदय धड़कन ये क्या होता है? जब आप दौड़ के आते हैं तो आप क्या होते हैं, हृदय आपका तेज धड़कने लगता है, या फिर कोई गलत काम करके आता है,
फिर चोर वगैरह चोरी करके आते हैं तो उसको आप कैसे समझ जाते हैं? तो जब असल में वो असली चोर नहीं होगा तो उसका हृदय के धड़कन से पता चल जाएगा, और अगर असली चोर होगा तो फिर तो वो कंट्रोल कर लेंगे उस पे सर, है ना। तो हृदय की धड़कन जो सबसे तेज होती है वो किसकी होती है? हाथी की होती है, या फिर आदमी की, या फिर चूहा की, तो व्हेल की। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सर, चूहा की सबसे तेज हृदय धड़कन होती है, चूहा की। आप इसका आंसर क्या पहले दे पाए थे? अगला प्रश्न प्यारा सा, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? प्रोटीन को कहा गया है, या ग्लूकोज को कहा गया है, वसा को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई मेरे इसका राइट आंसर आप देंगे सर, कोशिकीय ईंधन यानी फ्यूल का जो काम करता है ना, वो कोशिकीय ईंधन सेल के लिए जो फ्यूल का काम करता है, यानी सेल जो आपका एक्टिवेट रहता है वो किसके वजह से? तो आप कहोगे सर ग्लूकोज की वजह से। किसकी वजह से? तो ग्लूकोज की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा मजेदार प्रश्न आपके बोर्ड पे कुछ इस प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अबे बालकों, कम से कम तो इसका जवाब दो। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? आपके घर में होता है क्या? हाँ, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका जवाब आपको इस रूप में दिया है, सुबह में, या फिर केवल दिन में, या फिर दिन रात में, या केवल रात में। तो सर आप पिक्चर को फोटो देख के भी समझ सकते हो ये रात है कि दिन है। तो प्रकाश संश्लेषण जो कभी भी होता है तो वो सूर्य की उपस्थिति में होता है, दैट मीन्स दिन में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल दिन में। कब? तो केवल दिन में, केवल दिन में। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, मतलब सूर्य की उपस्थिति में होता है ना। जो पत्तों में उपस्थित हरित लवक क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये क्या होता है? संभव होता है। जो वातावरण से क्या लेता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से क्या लेता है? जल एवं जल में घुलित खनिज लवण, जल एवं जल में घुलित खनिज लवण CO2। और सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करता है? अपना भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो केवल ये दिन में होता है। ये प्रोसीजर कब होता है? तो आप याद रखेंगे दिन में। अगला प्रश्न, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? बच्चे याद रखेंगे, एटीपी में फास्फेट की जो संख्या होती है, ये एटमॉस्फेयर ट्राइफॉस्फेट होता है, एटमॉस्फेयर ट्राइफॉस्फेट। उसमें जो फॉस्फेट की संख्या होती है वो बच्चे कितनी होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों 3 होती है। कितनी होती है? तो 3। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग का मतलब क्या हुआ बच्चे? जिससे आपका शरीर का अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उन अंग को उत्सर्जी अंग बोला गया है। मतलब जिस अंग के माध्यम से आपके शरीर का अवशिष्ट पदार्थ, चाहे वो पसीना के रूप में हो या फिर मूत्र के रूप में हो, जिस भी रूप में बाहर निकलता है उन्हें क्या बोला गया है? तो जीव विज्ञान में उत्सर्जी अंग बोला गया है, बायोलॉजी में। तो क्या ये उत्सर्जी अंग क्या होता है मनुष्य में? फेफड़ा होता है, या वृक्क होता है, या फिर अग्नाशय होता है, या फिर त्वचा होता है? तो मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है बोला गया है बच्चे। यहाँ पे गौर करिएगा, आप इसमें फंस सकते हैं। ये बोला गया कि नहीं है, उत्सर्जी अंग कौन नहीं है? तो आप अगर देखेंगे फेफड़ा तो सर उत्सर्जी अंग है, लेकिन आपको नहीं का जवाब देना है। वृक्क क्या है? ये भी आपका उत्सर्जी अंग है। बट आप अग्नाशय को देखोगे तो सर अग्नाशय से क्या होता है? इंसुलिन का स्त्राव होता है। ये अग्नाशय कहीं ना कहीं क्या है? मनुष्य के उत्सर्जी अंग से संबंधित नहीं है, इसीलिए ये क्या होता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्यों भाई मेरे? क्योंकि अग्नाशय, आप खुद सोचिए, ये अग्नाशय से कोई भी अवशिष्ट पदार्थ थोड़ी ना निकलता है, तो ये अग्नाशय ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब ये उत्सर्जी अंग नहीं है। आप कह सकते हो कि मतलब ये हुआ कि सर ये उत्सर्जी अंग नहीं होगा अग्नाशय। लेकिन अगर त्वचा की बात किया जाए तो त्वचा से भी क्या होता है? आप अगर पसीना देखते हो, पसीना के माध्यम क्या है? एक त्वचा ही है, त्वचा के माध्यम से ही पसीना आपके शरीर से बाहर निकलता है ना। फेफड़ा के माध्यम से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, या शुद्ध और अशुद्ध रक्त का जो कनेक्शन है जिससे फेफड़ा से है। तो ये चीज आप समझ में आ रहा होगा। तो ये अग्नाशय हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि नहीं लगा हुआ है, और नहीं वाले प्रश्न बच्चे अक्सर गलत करते हैं, तो इस सब प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया जाए। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि। भाई मेरे जवाब दीजिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है, एड्रिनल होता है, या फिर थायराइड, या फिर फीनियल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई मेरे याद रखिएगा ऐसे प्रश्न को, सबसे छोटी अंतःस्रावी जो होता है वो क्या होता है? तो आप इस बात को याद रखेंगे,
पीनियल ग्रंथि होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? तो आपका पीनियल होता है। अगला प्रश्न, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। मजेदार सर, जितना बड़ा भाषा है ना उसी में सब परिभाषा है। आप क्या कहोगे सर, जितना बड़ा भाषा है ना उसी में सब परिभाषा है ना? तुतला के बोलेंगे। तो ये जो होता है ना, ये किससे होता है? स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को, भाई मेरे, वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप बोरिंग से नहीं होइए सर, मजेदार ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला प्रश्न। अरे माय गॉड, बाघ उपभोक्ता है। देख रहे हो सर, ये आप ही की तरफ दिख रहा है ना? अगर नहीं पढ़ोगे तो छोड़ देंगे इसको यहां से, है ना? तो जरा आप देख लीजिए, ये जो बाघ है ये कौन सी उपभोक्ता है? क्या ये प्राथमिक कोशीय स्तर का, या फिर द्वितीय कोशीय स्तर का, या फिर तृतीय कोशीय स्तर का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन से स्तर का होगा? तो तृतीय कोशीय स्तर का। भाई मेरे, ये जो बाघ देख रहे हो ये आपकी तृतीय कोशीय स्तर का उपभोक्ता होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है आपको मानव का उद्भव स्थान। अरे भाई, अब लो ससुराल, कौन सा प्रश्न पूछ दिया है? मानव का उद्भव स्थान किसे नहीं पता है? अफ्रीका वालों। हाँ, अफ्रीकन हो का? अफ्रीकन तो ना हो, बट ये अफ्रीका से ही मनुष्य की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। आप भले ही अफ्रीकन नहीं है, लेकिन सर अफ्रीका ही क्या है? आपका जनक है अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न। ई का है भाई, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति किसमें पाई जाती है? क्या कोलोन में, या फिर ग्रासनली में, या फिर अग्नाशय में, या फिर छोटी आंत में? अरे मेरे भाई, क्रमाकुंचन गति जो पाई जाती है ना, तो इसमें तो ये दोनों राइट आंसर हो जाता है। आप याद रखेंगे, कोई एक देना चाहिए था इसमें, तो आपको और फायदा हो गया कि क्रमाकुंचन गति जो पाई जाती है वो ग्रासनली और आपको किसमें? तो छोटी आंत में पाई जाती है। भाई मेरे, दोनों इसका क्या हो जाता है? क्रमाकुंचन के लिए राइट हो जाता है। क्रमाकुंचन, गुंजन नहीं, कुंचन, कुंचन। समझ रहे हैं? तुम कुछ भी सोच रहे हो, है ना? क्रमाकुंचन गति, तो ग्रासनली और छोटी आंत में क्या पाया जाता है भैया? क्रमाकुंचन गति पाया जाता है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। जवाब दो सर, जवाब दो। इसका जवाब आप नहीं देंगे तो वो दे देंगे, है ना? अगर इसका जवाब आप नहीं देंगे तो कोई और दे देंगे, लेकिन देना पड़ेगा। तो सर आप देख रहे हो पिक्चर को, बटरफ्लाई को, है ना, तितलियों को, है ना बच्चे? तो ये तितलियों से सर याद आया कि आप अगर बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाना चाहते हैं ना, तो बाज की तरह उड़ान भरिए, ना कि तितलियों की तरह। तितलियों का सर एक सीमित लेवल होता है ना बच्चे? तो बाज बनिए, तितली नहीं। तो ये तितली हो जाएगा। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? तो तितली में। किसमें पाया जाता है? तो तितली में। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप तितली हो या फिर बाज हो। तो लड़का कहेगा सर हम तितली नहीं बाज हैं, है ना? चलिए अगला प्रश्न। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करती है ना, हम जो जिससे के चलते चल फिर रहे हैं ना, तो ये रक्त में कौन सा वाहक करता है? कौन करता है ऐसा काम कि रक्त में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है? क्या हमने सांस लिया बस हो गया काम खत्म? नहीं सर, शरीर में बहुत सारे काम हो रहा है और बहुत सारे पार्ट हैं उनके लिए। तो ये रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक अंग होता है बच्चे, वो क्या वाश क्या है ये? हाँ, वाश। चलो छोड़ो, गलत आंसर। हार्मोन्स ये नहीं होगा। हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। तो भाई मेरे, रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक होता है वो होता है मेरे प्यारे भाई हीमोग्लोबिन। जवाब दीजिएगा ऑप्शन सी। आप देख रहे हो ये है हीमोग्लोबिन। ये है आपकी शरीर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन दौड़ती है। अगला प्रश्न, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है? भाई मेरे, जोड़ियों की संख्या पूछा गया, सीधा सीधा नहीं। तो भाई समझ लो, यहाँ ऑटोसोम की जोड़ियां क्या 24, 23, 11, 22। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो भाई मेरे 22 हो जाएगा।
ऑटोसोम की जोड़ी की संख्या कितनी, तो ऑटोसोम की जोड़ी याद रखेंगे ऑटो ये प्रश्न का आंसर तो कोई ऑटो वाले भैया भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑटो है, ऐसा है क्या, तो फिर वो ऑटो क्यों चलाएंगे। तो ऑटोसोम की जोड़ियों की जो संख्या होती है वो होता है, लड़का कहेगा सर ओह 25 नहीं 22, कितनी होती, तो 22। तो ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी ऑटोसोम पाया जाता है। और बच्चे याद रखेंगे इसके साथ एक और, अगर आपको क्रोमोजोम पूछा जाए, गुणसूत्र पूछा जाए भाई मेरे, तो आप याद रखेंगे 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितनी जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ये जोड़ा में है ना। तो आपको अगर संख्या में पूछा जाए कितना ऑटोसोम पाया जाता है, तो इसका दुगुना कर देंगे 44। लेकिन अगर ऑटोसोम की जोड़ियां पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे 22। लेकिन आपको गुणसूत्र की जोड़ी पूछा जाएगा तो जवाब देंगे 23, और संख्या पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे 23 दूना 46। गणित आ रहा होगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 44 यानी गुणसूत्र में कितना बच गया, तो 23 गुणसूत्र में से 22 ऐसा है जो ऑटोसोम है। तो एक क्या है भाई मेरे, तो एक ही लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। एक जोड़ी गुणसूत्र का मतलब, एक जोड़ी गुणसूत्र जो मिला है बचा है, ये माता पक्ष से गुणसूत्र है और ये पिता पक्ष से गुणसूत्र है। माता पक्ष से गुणसूत्र x और x पाया जाता है, जबकि आप पिता पक्ष से गुणसूत्र क्या देख रहे हैं, xy पाया जाता है। तो ये दो गुणसूत्र जो बचा है, यही एक जोड़ी है, एक जोड़ी का मतलब दो। तो एक जोड़ी गुणसूत्र जो बचा है वो लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक होता है, और इसी से लिंग का निर्धारण होता है। आप देख सकते हो दोस्तों कि बालक होने वाले बच्चे जो है वो लड़की होगी या फिर लड़का, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है पिता पक्ष से होता है, क्योंकि माता पक्ष में दोनों तो आपको कभी भी देंगे तो क्या देंगे सर, x ही देंगे दोनों स्थिति में। अगर दोनों स्थिति में ये देने वाले हैं तो भाई मेरे आप जवाब दीजिए क्या देने वाले हैं, कुछ भी करेंगे तो ये क्या देंगे, x ही देंगे। लेकिन पिता पक्ष से y भी आ सकता है, और जब पिता पक्ष से y आ जाएगा, माता पक्ष से x आ जाएगा, तो ये फिर लड़का हो जाता है। और अगर दोनों पक्ष से ये तो फिर सर मजबूर है, इनके पास तो क्रोमोसोम्स XX ही है, ये कभी भी कितना भी चाहे तो ये XX ही दे सकता है किसी भी कंडीशन में। तो X आएंगे, इससे अगर इत्तेफाक से X आ गया तो फिर लड़की की संभावना बनती है डॉक्टर, है ना। अगला प्रश्न, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, आपको पता चला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्या पूछा था आपको, ऑटोसोम पूछा था, लेकिन गुणसूत्र पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें सर अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, भाई मेरे क्या हम जीवधारी में अलैंगिक जनन होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे हाँ या ना। आप जवाब देंगे मनुष्य में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक या लैंगिक, कमेंट बॉक्स में इसका हम जवाब चाहते हैं। बच्चे आप फटाफट से जवाब देंगे क्लास खत्म होने के बाद। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस जीवों में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में, अमीबा में या फिर यीस्ट में। तो भाई मेरे निम्नलिखित में जीवों में किस जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होने वाले क्या है आपका, तो भाई मेरे अमीबा है। याद रखेंगे राइट आंसर आपका सी हो जाता है। इसमें अमीबा में जो होता है आप पढ़े होंगे मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, तो भैया जनन होता है। क्या होता है, जनन होता है, रिप्रोडक्शन की बातें होती है मुकुलन द्वारा, किसमें, तो सर अमीबा में। अगला, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण है ये IA, ऑप्शन ए हो जाता है। ये क्या है सर, ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। भाई मेरे याद रखेंगे ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड है IAA, और ये पादप हार्मोन है, ये ऑक्सीन में पाया जाता है। ऑक्सीन पादप हार्मोन, ऑक्सीन का नाम सुने होंगे आप, पहले 5 पादप हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं, वहां जाकर के देखिए उसी ऑक्सीन में क्या पाया जाता है, IA यानी AA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जवाब दीजिए इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसी से याद आया बच्चे, आप DNA का फुल फॉर्म एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। DNA का फुल फॉर्म वैसे तो आपको बता दिए थे, बट जाकर के फटाफट से जवाब देंगे। अगला प्रश्न, आलू में काई प्रवर्धन होता है,
बच्चे जैसे ही कायिक प्रवर्धन का बात हुई ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कायिक प्रवर्धन जो संपन्न होता है जड़, तना या पत्तियों द्वारा। कि आप देखे होंगे कभी कभी कोई कोई ऐसा पादप होता है जिसका जड़ भी लग जाता है या फिर तना भी लग जाता है या फिर पत्तियां भी लग जाता है, कहीं आप जगह फेंक भी दोगे तो वो लग जाता है। बताओ आपके आस पड़ोस में ऐसा कौन कौन पादप है जिसका टहनी भी लग सकता है, या फिर उसका जड़ फेंक देते हो उखाड़ के वो भी अपने आप लग जाता है, या फिर कहीं उसका पत्ता को भी फेंक देते हो तो वो लग जाता है। तो ये कायिक प्रवर्धन के कारण होता है। तो ये कायिक प्रवर्धन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे बच्चे। कायिक प्रवर्धन होता है तो आप देख रहे हो, बना लो सब्जी आलू, है ना, बना दीजिए इसके पनीर के साथ आलू पनीर। तो ये आलू है, और आलू में आप देख रहे हो सर क्या हो रहा है, यहां से यहां से यहां से, मतलब ब्रायोफिल्म की मदद से, पत्तियों की मदद से क्या हो रहा है, तो इसमें तो ये क्या है, तो कायिक प्रवर्धन कहां से होती है, आलू में। तो बच्चे स्पेशल आलू में पूछा गया, तो आलू में तना द्वारा होता है। किसमें, तो आलू में। तो आलू में किसमें, किसके द्वारा होता है, तना द्वारा। किसी में जड़, तना, पत्तियां, किसी के माध्यम से भी कायिक प्रवर्धन होता है, मतलब वो चीज लग सकता है अलग फेंकने के बाद भी। तो तना द्वारा आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आप देख सकते हैं ये तना द्वारा हो रहा है। अगला प्रश्न, हाइड्रीला पाया जाता है, कहां का सीन है, आपकी बगल के पोखर का। ये कहां से लाए हैं, तो गुरुजी आपके लिए हम दिखाने के लिए कहां से लाए हैं। तो आप देख सकते हो, आप अपने जहां पे ठहरा हुआ पानी है या फिर पानी लगातार बढ़ रही होती है ना, तो उसमें आप देखोगे पानी अगर साफ है तो उसमें कुछ पादप है, यानी कुछ पौधे के तरह दिखने वाले कुछ कुछ छोटा छोटा पौधा दिखेगा। तो वो पौधा क्या होता है, तो भाई मेरे यही पौधा है, देख लो आप, खींच लो अच्छे से पिक्चर, है ना। तो ये पादप सर दिखाए हैं आपको ताकि चीजें समझ में आए। ये कहाँ होता है, तो जल में होता है। तो इसका राइट आंसर हाइड्रिला है भाई मेरे। ऐसे पादप को जो जल में रहती है उसको हाइड्रिला बोला जाता है। तो बड़ा ही जल का ये पादप होता है, पौधे होता है, ये कहाँ होता है, तो जल में। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। एक चीज आप याद रख लीजिए, स्वस्थ व्यक्ति अगर कोई है भाई मेरे, आपके आस पड़ोस में कोई स्वस्थ व्यक्ति है, आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, सभी तो सभी स्वस्थ ही है ना। चलो और अच्छी बात, तो देखो यहाँ पे, तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, तो हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, 120/80 क्या होता है, ये स्वस्थ और पूरा का पूरा स्वस्थ माना जाता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक, ये mmHg है बच्चे, mmHg होता है ना। तो ये जो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, सिस्टोलिक में आप याद रखेंगे गुरुजी, सिस्टोलिक कितना होता है, तो सिस्टोलिक 120 होता है। और डायसिस्टोलिक अगर आपको पूछा जाए, डायसिस्टोलिक अगर आपको पूछा जाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप इसका भी जवाब दोगे कि 80 होता है। लेकिन आप बताओ कि आपको अभी क्या पूछा है, तो आप कहोगे गुरुजी सिस्टोलिक पूछा है, और हम अच्छे बच्चे की तरह आंसर करेंगे। सिस्टोलिक 120 बताए हैं सर, mmHg होता है, 120 mmHg सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो सर उभयलिंगी जीव का क्या उदाहरण होता है, तो जान दीजिए, हाइड्रा होता है क्या, मनुष्य होता है क्या, मछली होता है क्या, बकरी होती है क्या, पढ़ लो, नहीं तो बकरी ही पिताजी खरीद देंगे, है ना, सुन रहे होंगे, तो पापा जी आपको बकरी ही देने वाले हैं। तो ये उदाहरण, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा होता है, तो भाई मेरे ये हाइड्रा होता है। क्या होता है, तो याद रखेंगे सर, हाइड्रा होता है। क्या होता है, तो गुरुजी हाइड्रा होता है, इसका जवाब देंगे हाइड्रा। उभयलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा। सर हाइड्रा में क्या होता है, उसके शरीर से ही छोटी सी उभार, आप यहाँ नोटिस कर रहे हो, देख रहे हो, छोटी सी उभार निकलता है, धीरे धीरे यही उभार क्या होता है, मुकुलन के द्वारा एक बड़ा सा नए संतति को जन्म दे देता है, नए चीजें बन जाती है यहाँ पे। अगला प्रश्न, तो ये किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, मछली में श्वसन होता है, कोई भी बता सकता है ना। घर की छोटे बच्चे भी देख करके बता सकते हैं कि मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, क्या मुंह के द्वारा, या फिर गिल्स के द्वारा, या फिर नाक के द्वारा, या फिर फेफड़ा के द्वारा। भाई साहब इसमें नाक कहाँ है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गई है, आप बोल रहे हो नाक में, कभी सोचना भी मत। तो मुंह द्वारा, तो मुंह में भी द्वारा भी नहीं होता, तो भाई मेरे गिल्स द्वारा होता है ना। छोटा बच्चा भी चांटा लगाएगा आपको, कहेगा कि भैया को नहीं होता है। तो गिल्स द्वारा ये होता है मछलियों में शोषण। आप देख रहे हो मछलियां जल में घुली हुई क्या होता है, ऑक्सीजन को मुंह में लेती है और जल को क्या करती है, बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को शोषण के लिए उपयोग करती है गिल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो सर आप याद रखेंगे गिल्स के माध्यम से। मछलियों में शोषण गिल्स के माध्यम से।
और हाँ सर, एक चीज़ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मतलब वो कौन सी जीव है जो जीव तीनों या जितना भी श्वसन अंग है, चाहे गिल्स हो या फिर फेफड़ा हो या फिर नासिका गुहा हो, तीनों अंग से श्वसन प्राप्त करती है, तीनों अंग से श्वसन लेती है, सांस लेती है। उसका आप देंगे जवाब कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? बहुत मजेदार प्रश्न। तो सर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो पूछा गया है वो टमाटर होता है। क्या होता है? टमाटर। तो टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आप याद रखेंगे टमाटर। और मेरे भाई आपके लिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलने वाले हैं कि सेब में कौन सा मौलिक एसिड, सिरका में कौन सा पाया जाता है? सिरका में, तो भाई मेरे सिरका में एसिटिक एसिड, दही में जो पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से दही जमती है। चीटी या फिर कोई भी डंकनुमा चीजें जो होता है जिससे आपको दर्द महसूस होता है, या केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे नेटल वृक्ष के छूने भर से दर्द क्यों महसूस होता है, तो ये सब दर्द वाली बात कहाँ से मिलता है? फॉर्मिक एसिड से। भाई मेरे ये फॉर्मिक एसिड क्या है? मिथेनोइक, है ना, मिथेनोइक अम्ल है, यही है मिथेनोइक अम्ल, जिसके वजह से मिथेनोइक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, मिथेनोइक अम्ल, यही मिथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, और जिसके वजह से आपको डंक जैसा महसूस होता है, दर्द फील होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। आज की सेशन की लास्ट प्रश्न, एड्स फैलता है, भाई मेरे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एड्स फैलता है, हो सकता है आपको अगला बार पूछा जाए एड्स किससे फैलता है? क्या क्लेमाइडिया से, या फिर रेबीज से, या फिर HIV से? ये है भाई मेरे HIV, या फिर हेपेटाइटिस बी से। तो एड्स जो फैलता है बच्चे किससे फैलता है? तो एड्स मेरे भाई किससे? तो HIV वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? तो आप याद रखेंगे सुंदर सुंदर ऑप्शन HIV वायरस। बच्चे ये रेबीज क्या है? रेबीज ये कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता कैसे होता है? कुत्ता है ना, ये कुत्ता जब काटते हैं ना तो उसी के द्वारा रेबीज वायरस फैलते हैं, और कुत्ता के काटने से आप याद रखेंगे कौन से वायरस फैलता है? तो रेबीज। लेकिन HIV एड्स के कारण होता है। और एड्स कौन सा रोग का उदाहरण है? तो आप ये कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि एड्स किस प्रकार का रोग है, किससे संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। तो ये पूरा का पूरा 50 प्रश्न का सॉल्यूशन, मतलब हल आपको कैसा लगा मेरे प्यारे भाई कमेंट बॉक्स में जा करके सर के थोड़ा सा आप दिल देंगे और झोंक के आग का इमोजी सेंड करेंगे, ताकि लगे पावर ऑफ टारगेट एकेडमी। मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और वो आप भी उम्मीद हमसे ये कर रहे होंगे कि सर इसी प्रकार का वीडियो लगातार मेरे पास देते रहें, प्रस्तुत करते रहें। अगर ऐसा है आप में कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जा करके बोलेंगे जी गुरुजी बिल्कुल, है ना। तो मज़ा आ रहा है तो गुरुजी आप जा करके कमेंट में बोलेंगे यस, या मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप यस या नो में उत्तर देंगे। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में अब जाइए और आप कमेंट कीजिए कि आपको आज की सेशन कैसा लगा, यस या नो, अच्छा लगा या फिर कैसा लगा, आप उत्तर दीजिए यस या नो के रूप में, है ना। तो आज की क्लास सर यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।